बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आंचल गुलाटी कुंबर। शुक्रिया गौरव, सुप्रभात सभी को। और अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी चुनावी समर को लेकर, जिस तरह से अब बहुत ही कुछ समय रह गया है गुजरात में पहले चरण के मतदान को लेकर, उस पर करेंगे बात। साथ ही साथ बात होगी फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और बात करेंगे साहित्य संगीत को लेकर। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस का। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार। पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कई रैलियों को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस भी मतदाताओं को लुभाने में जुटी। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान कई जगहों पर निकालेंगे रोड शो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा दौरे पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी भाग। सिरसा मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ कई परियोजनाओं का वर्चुअली करेंगी उद्घाटन। साथ ही कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ जारी प्रदर्शन के चलते बीजिंग में सुरक्षा व्यवस्था की गई पुख्ता। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग ले रहे लोगों को हिरासत में न लेने का किया आग्रह। अमेरिका ने भी प्रदर्शनकारियों के प्रति जताई संवेदना। कहा, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करना चीन के लोगों का मूलभूत आधार। 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में बनाई जगह। कैसेमीरो के गोल की मदद से स्विट्जरलैंड को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। वहीं उरुग्वे को हराकर पुर्तगाल भी पहुंचा अंतिम 16 में। घाना ने रोमांचक मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया। विश्व कप में होंगे 4 मुकाबले आज। ग्रुप ए में इक्वाडोर का सामना सेनेगल के साथ, नीदरलैंड्स के सामने होगी कतर की चुनौती। ग्रुप बी में इंग्लैंड और वेल्स होंगे आमने सामने, जबकि अमेरिका के खिलाफ ईरान अंतिम 16 में स्थान बनाने के इरादे से उतरेगा मैदान पर। और आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। बिल्कुल, बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके पहले चरण के लिए जारी प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 182 सीटों वाली राज्य विधानसभा के 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। इस चरण में 2,39,76,670 मतदाता 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में होने वाले इस चरण के चुनाव में 70 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में। मध्य और उत्तर गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। और वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दाहोद, खेड़ा और अहमदाबाद जिलों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दाहोद और वडोदरा में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं भावनगर में रोड शो करेंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टियां चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रही हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। राज्य की जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, इसका पता तो 8 दिसंबर को आने वाले नतीजों से चलेगा। पहले चरण के मतदान के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों सहित 39 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता भी पूरे दमखम के साथ राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता अपने उम्मीदवारों के लिए राज्य में करेंगे प्रचार। वहीं आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान का कई जगहों पर रोड शो निकालने का कार्यक्रम है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग भी पूरी तरह तैयार। विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती से बात की हमारे संवाददाता उत्सव परमार ने। देखिए ये पूरी बातचीत। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजरात में आयोजित हो रहा है और इस महापर्व में सब भागीदार हो रहे हैं और इसी भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए दूरदर्शन समाचार आज संवाद करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती जी से। पी भारती जी, आपका दूरदर्शन समाचार में बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब निर्वाचन आता है, चुनाव जब आता है तो बहुत सारा तंत्र, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे कर्मयोगी जमीन पर अपना काम करते हैं। तो इस बार चुनाव आयोग की क्या क्या तैयारियां है, क्या रणनीतियां है जिससे बहुत ही शांत तरीके से ये चुनाव कराया जाए? तैयारी अच्छा चल रहा है। मेन इम्पोर्टेंट है हमारा इलेक्टोरल रोल, मतदार यादी वो तैयार है एंड ऑल पोलिंग स्टेशन तैयार है। देन पोलिंग पर्सनल है, सभी डिपार्टमेंट से हम लेता है लगभग 2.2 लाख से ऊपर पोलिंग पर्सनल है एंड पुलिस पर्सनल है। सभी लोग को ट्रेनिंग दिया है एंड सब लोग अभी पोलिंग इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल उत्साहित तैयार है। जी। चुनाव में मतलब जब भारत के चुनाव की बात करें, भारत में किसी भी राज्य के चुनाव की बात करें तो बहुत बड़े बड़े आंकड़े होते हैं हमारे सामने कि इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे मतदाता है। इन सब के लिए एक व्यवस्था को खड़ा करना बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है, चुनौतियां बहुत ही होती है उसके अंदर। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि इस बार चुनौतियां क्या है आपके लिए और क्या कुछ नया इलेक्शन कमीशन इस बार कर रहा है? ये चैलेंज है इतना बड़ा 4.93 करोड़ इलेक्टर्स છે અને 2.2 लाख पोलिंग पर्सनल છે एंड बहुत सारा कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्मड फोर्सेस भी इधर आ रहे हैं। तो सबके लिए टाइमली सभी सुविधा पहुंचाना विदाउट एनी इंसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट करना इट्स अ चैलेंज, बट वी आर ऑल रेडी टू टैकल दिस चैलेंज एंड आवर मैन पावर इज ट्रेंड एंड हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के लिए मोटिवेशन करने के लिए सभी अलग अलग सोचा है। हमारा पोलिंग स्टेशन अलग अलग प्रकार का हम लोग तैयार कर रहे हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन में ओनली फीमेल पोलिंग स्टाफ एंड पुलिस स्टाफ मैनेज करेंगे। कुछ पोलिंग स्टेशन में ओनली पीडब्ल्यूडी स्टाफ मैनेज करेंगे। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसा आपको देखने को मिलेगा ओनली यूथ स्टाफ, यंग स्टाफ मैनेज करेंगे। અને अलग पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन तरीके विथ ऑल फैसिलिटीज ये पोलिंग स्टेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। एंड तीसरा एक इको फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन पर हम लोग सोचा है और हमारा कलेक्टर्स तैयार कर रहे हैं। जी। हम ये भी देख रहे हैं गुजरात के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक है और दिव्यांग है उनके यहाँ तो घर पे जाकर मतदान की एक सुविधा खड़ी की जा रही है। तो ये कुछ नया हम सुन रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो ये क्या व्यवस्था है और किस तरह से इसको लागू किया जा रहा है? फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुजरात के लिए चालू किया। लास्ट आई थिंक वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में ऑलरेडी ये होम वोटिंग चालू हुआ था। इसमें 12D फॉर्म भरना होती है। हमारा बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाके 12D फॉर्म वितरण किया है। दिस इज ओनली फॉर 80+ सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्लस कोविड कोई हो यानी इनका हेल्थ डिपार्टमेंट बोला कि इसको नहीं आ सकते पोलिंग स्टेशन, ये लोगों के लिए है। एंड ये टाइप ना हमारा 12 लाख लोग है, 10 लाख सीनियर सिटीजन्स है यानी
4 लाख लगभग पीडब्ल्यूडी से फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं। इसके लिए हमारे रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग पार्टीज को घर घर जाके भिजवा के होम वोटिंग करा रहे हैं। ये इसमें एक चैलेंज है कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अलग पोलिंग पार्टी जा रहे हैं, इसके साथ वीडियोग्राफी कराना पड़ता है। सो बट बिल्कुल अच्छा तरफ ये काम हमारा ऑफिसर्स कर रहे हैं। जी पिछली बार जो मतदान करने के लिए जो लोग आए थे, चुनाव करने के लिए जो लोग आए थे, 69% वोटर टर्नआउट के आसपास हुआ था। इस बार मतदाताओं में जागृति फैलाने के लिए, एक उत्साह का माहौल बनाने के लिए कमीशन क्या कर रहा है? लास्ट टाइम 69% को दिस टाइम हम 80% बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। सो हम तो सोच रहे हैं, बट ये आप मतदार है वो लोगों को उत्साहित आके पोलिंग स्टेशन में वोट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। इसके लिए हम लोग 2017 में कम वोटिंग हुआ, ऐसा 2022 बूथ्स हम पसंद किया। हम तो ये मिशन 2022 बोलते हैं। इसमें मिशन मोड में हमारा ऑफिसर्स इन द फील्ड लेवल घर घर जाने ये मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एक अवसर रद्द हम सभी गांव में घुमा है। ये पर्टिकुलर लो वोटर टर्नआउट पोलिंग स्टेशन यानी एक ऑनलाइन प्लेज कैंपेन फॉर यंग वोटर्स के लिए और सबके लिए हमने किया है। सभी कलेक्टर्स अलग अलग इनोवेटिव स्टेप्स किए हैं। कॉफी विद कलेक्टर है। आज अहमदाबाद में रन फॉर वोट हुआ है। सूरत में भी एक मैराथन किया। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप का अलग कर रहे। कुछ एक मैस्कोट्स भी तैयार किया। छोटा उदयपुर ने किया है। जूनागढ़ में सिन बिकॉज जूनागढ़ इज अ लैंड ऑफ लायन। अलग अलग प्रकार का कलेक्टर्स कर रहे हैं। मेरा मतलब आई विश की एंड आई होप कि 80% से भी अच्छा परसेंटेज हमको मिले दिस टाइम। जी दूसरा से ये पूछना चाहूंगा कि जब आचार संहिता होती है, एक नैतिक दिशा निर्देश होता है जो भी उम्मीदवार खड़े रहते हैं उसके लिए, नागरिकों के लिए भी, तो मुझे ये पूछना है कि अब तक आचार संहिता भंग के कितने मामले आपके सामने आए हैं, और उसके अलावा जो कभी हम फेक न्यूज़ के बारे में भी सुनते हैं, और गैर कानूनी तौर पर कभी कुछ जो पैसों की लेन देन है या और भी चीज़ें जो होती है लेन देन, उसकी क्या स्थिति है राज्य के अंदर? एक आचार संहिता का सी विजिल ऐप है। दिस टाइम बहुत ही अच्छा लोगों के लिए ये ऐप डेवलप किया है। लोगों को खुद वो लाइव पिक्चर्स अथवा लाइव वीडियो अपलोड करके कंप्लेंट कर सकते हैं। विद इन 100 मिनट्स हम इसको सोल्यूशन अथवा निराकरण एक्शन टेकन रिपोर्ट इन लोगों को मिलेगा। जिसमें हमको अराउंड 2000 मोर देन 2000 एप्लीकेशंस मिला है। ये सभी टाइम पर हमने निकाल किया है। इसके सिवा हमारा कंट्रोल रूम है। हमारा सोशल मीडिया द्वारा अपन अलग अलग कंप्लेंट्स एमसीसी के लिए वायलेशन का कंप्लेंट्स मिला है। इस सभी को हम लोग ने निराकरण के लिए डिस्ट्रिक्ट्स द्वारा करने का हम लोग कार्यवाही अभी कर रहे हैं। जी, और जो गैर कानूनी तौर पे जो कैश है, सीजर गोल्ड है, ज्वेलरी है, ड्रग्स है, तो बहुत कुछ चीज़ें भी यहाँ इलेक्शन के दौरान देखने को मिलती है जो गैर कानूनी है। उनको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? हमारा फील्ड एफएसटी टीम्स है, एसएसटी टीम्स है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, ये दरेक जगह पर दरेक एसी में, हर एसी में ये लोग काम कर रहे हैं। एंड कोई भी ऐसा मूवमेंट, कैश मूवमेंट है, लिकर मूवमेंट होते तो वो पकड़ता है। ऐसा नहीं कि सभी गैर कायदेदार, ऐसा नहीं, बट रूटीन में हम चेक करते हैं। लगभग ऑल एनफोर्समेंट मिलके 265 जैसा करोड़ दिस टाइम सीज किया है और अच्छा तरफ काम चल रहा है। जी, और जो हमारे मतदाता है उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी कभी इनको अगर कोई इशू अगर आता है, कोई इशू फेस करते हैं, कोई उनकी समस्या है, परेशानी है, जैसे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या मतदार यादी में जो नाम नहीं है, तो उनकी जो और भी समस्या है उनके लिए क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की गई है? अभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सारा लोग एपिक कार्ड नहीं है ऐसा कंप्लेंट करता है, अथवा नाम मतदार यादी में नाम नहीं है। सो मतदार यादी में नाम नहीं तो अभी कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट है कि नहीं, पोलिंग डे के दिन आके कंप्लेंट करते तो कोई फायदा नहीं है। सो अभी से VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके प्लीज आप देख लीजिए मतदार यादी में नाम है कि नहीं। एंड दूसरा, आपको पोलिंग स्टेशन का डिटेल्स भी मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन में मतदार यादी में चेंज होने के कारण पोलिंग स्टेशन दूसरा जगह पे जाना पड़ता है। उस दिन आप आके लगे कि अरे मैं आया हूँ, मेरा नाम इसमें नहीं है,
सो पहले से चेक कर लीजिए आपका नाम कौन सी पोलिंग स्टेशन के अंडर में आता है। एक एक पोलिंग स्टेशन में मैक्सिमम 1500 का लिमिट है। सो उसके कारण से भी हम लोग शिफ्ट करना पड़ता है। बट आप एक बार चेक करते तो आपको बिल्कुल आप भी तैयार हो सकते हो मतदान करने के लिए। जी, और जो हमारे मतदाता है, युवा मतदाता है खास तौर से, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? युवा मतदार के लिए इट इज एन अपॉर्चुनिटी। मे बी इफ यू आर ए फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपको तो बिल्कुल इंटरेस्ट और उत्साह होना चाहिए। आके वोट करिए અને ये डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने के लिए यू आल्सो बिकम पार्ट ऑफ आवर इलेक्शन। जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही अच्छा संवाद ये रहा, और दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत करने के लिए पी भारती जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो थैंक यू। ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती जी, जिन्होंने बताया कि गुजरात का जो चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, महाउत्सव है, और उत्सव में सबको शामिल होना है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो इसी संदेश के साथ आज की ये मुलाकात हम समाप्त करते हैं, और सबसे यही एक उम्मीद करते हैं कि सब जाए, सब घरों से निकले, 1 तारीख और 5वीं तारीख को सब अपने घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का एक मौका है। इस अवसर को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। जय हिंद। और इन्हीं चुनावी अपडेट्स पर बात करने के लिए गांधीनगर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर। सुप्रभात चंद्रशेखर, और आप क्योंकि गांधीनगर में मौजूद हैं, ये संसदीय क्षेत्र है गृह मंत्री अमित शाह का, तो किस तरह से सत्ता पर काबिज होने के लिए अगर चुनावी मूड की बात की जाए तो किस तरह का सियासी गठजोड़ आप गांधीनगर में देख पा रहे हैं? देखिए, ये सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से जो है अल्पेश ठाकुर भी चुनाव लड़ेंगे गांधीनगर सीट की अगर बात करें तो, दक्षिण की बात करें तो। और ये जो सीटें हैं ये पूरा तरीके से बीजेपी का एक गढ़ है, और चाहे वो जो पूरा अहमदाबाद का इलाका हो या गांधीनगर के साइड का इलाका हो, यहाँ पर 21 सीटें आती हैं, और ये सीटें जो हैं बीजेपी का पूरी तरीके से गढ़ मानी जाती है। पिछले चुनाव में देखा जाए तो 16 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी, और ये तमाम इलाके जो हैं, जैसे कि गांधीनगर अहमदाबाद का इलाका है, सूरत का इलाका है, और जो वडोदरा का जो इलाका है, ये सारी सीटें जो हैं ये बीजेपी के पक्ष वाली सीटें हैं। और इसको लेकर के जैसे कि हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि यहाँ के लोगों की जो है वो एक तरीके से इस सरकार से खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते भी हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर जो काम किए हैं और जिस प्रकार से इस सरकार ने यहाँ पर जो सुविधाएं वहां पे दी हैं और उसको वो कंटिन्यू देखना चाहें। लेकिन अब ये देखना होता है, क्योंकि मतदाता हमेशा साइलेंट होता है, और इसमें देखना यह है कि अब 1 और 5 तारीख को जब चुनाव होने हैं यहाँ पर, तो वहां पर क्या जो मतदाता जो है वो अपना जो चुनाव जो करता है वो किस पार्टी के हक में करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो जो ये ट्रेंड यहाँ पर रहा है पिछले चुनाव की हम बात करें और काफी समय से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमेशा से ही बीजेपी का जो है बोलबाला रहा है। कांग्रेस के लिए काफी दिक्कतें यहाँ पर हुई हैं अपने सीटों को लेने के लिए, और इस बार भी जो है बीजेपी है उसका मोरल काफी हाई है। पिछले दिनों हमने देखा यहाँ पे कि मुख्यमंत्री का भी यहाँ से काफिला अपने यहाँ से गुजरा था, यहाँ पर रोड शो उन्होंने किया था, और क्योंकि अमित शाह का भी आपने कहा कि क्षेत्र आता है, तो इस वजह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए तो काफी ये सीट जो है काफी स्ट्रांग दिख रही है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा काफी मशक्कत करनी पड़ती है सीट को होल्ड करने के लिए। लेकिन अभी तक जो नतीजे हैं वो पिछले चुनाव के को देखते हुए अगर कहा जाए तो बीजेपी के पक्ष में ये जगह ये जो सीटें हैं वो दिख रही है। चंद्रशेखर, हम तैयारियों की बात करें क्योंकि आज चुनाव प्रचार जो है पहले चरण के लिए वो थम जाएगा। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं? क्योंकि बीते चुनाव की जब हम बात करते हैं और अब की बार का चुनाव देखते हैं तो क्या बदलाव यहां पर नजर आता है, और प्रशासन जिस तरह से मुस्तैदी के साथ जो काम कर रहा है, तो अब की बार कितना हाईटेक इस बार का इलेक्शन होने वाला है प्रशासन के नजरिए से? देखिए, जैसे कि हमने भी सुना भी किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं, मॉडल पोलिंग बूथ वहां पे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो चेकिंग का मैंने खुद देखा कि किस प्रकार से जो सीमाओं गुजरात के आसपास की जो राज्य की जो सीमाएं हैं या फिर अंदर जो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ हम निकलते हैं या गाँव की तरफ निकलते हैं, जो चेक पोस्ट तमाम जिलों में है वो बनाए गए हैं, और सिक्योरिटी पूरी तरीके से मुस्तैद की जा रही है। हर एक जो गाड़ियां निकल रही है उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, वीडियो, और चेकिंग की जा रही है। सैनिक बल जो है, सीआरपीएफ के जवान हो या पुलिस के जवान हो, वो की पूरी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई भी ऐसी चीजें ना हो कि चुनाव
पर इस पे असर पड़े, तो उसको लेकर के एक अलग से तैयारी यहाँ पर की गई है। उसके अलावा अगर आप बात करें कि ईवीएम मशीन को लेकर के, तो उनकी चेकिंग भी यहाँ पे की जा रही है, उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल है और ट्रेनिंग दी जा रही है पर्सनल को कि किस प्रकार से आपको वोटिंग करवानी है या मशीन को किस प्रकार से यूज करना है। जो मतदाता है उसको लेकर के यहाँ पे एक अभियान चलाया गया था, जिससे कि जिनका जो नए वोटर हैं वो वोटिंग लिस्ट में आ सके। इसके अलावा जिनको कुछ परेशानी है, दिक्कत है कुछ रिकॉर्ड को लेकर के या डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो उसको सोल्यूशन के लिए भी किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार का कुछ ऐसा वो देखते हैं कि मिसबिहेव हो रहा है या किसी प्रकार की कोई चीज गलत हो रही है, तो या तो वो सिविल ऐप जो होती है उसका यूज वो करते हैं, जिससे कि मतदाता जो है उनको कुछ तरह की परेशानी ना हो। तो ये एक अलग प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिस है, लेकिन जो मॉडल पोलिंग बूथ की जो चीजें हैं या फिर वुमेन्स के लिए जो स्पेशली जो पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, ये सब कोशिश ये है इस दौरान की मतदाता जो है वो ज्यादा संख्या में आ सके। और जैसे कि हमने देखा कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो भी कोशिश कर रहा है कि 80% की वोटिंग हो सके, और ये माना भी जा रहा है इस वक्त की गौरव की इस बार शायद वोटिंग जो है वो काफी ज्यादा होगी। जैसे घोटलोडिया विधानसभा क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, 68% पिछली बार भी हुई थी और जहां से मुख्यमंत्री चुनाव जीते थे। और ये ऐसे ही इसी प्रकार से देखा जा रहा है कि इस बार माना जा रहा है कि सूरत के क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हो सकती है या कच्छ सौराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हो सकती है। और 1 तारीख के जो चरण में जो सौराष्ट्र और कच्छ के जो इलाके हैं यहाँ पर इस बार देखना है कि वोटर टर्नआउट कितना होने वाला है, क्योंकि मैंने जब इन क्षेत्रों का दौरा किया या हमारे स्वास्थ्य वोटर का दौरा किया है, तो लग रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है बिल्कुल वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरह से जो इलेक्टोरल ऑफिसर थी गुजरात की, वो भी मान रही थी कि किस तरह से फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूक और आकर्षित करने के लिए तमाम कदम चुनाव आयोग ने उठाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगी, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सहित राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति आज सुबह कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर पहुंचेंगी। इसके बाद राज्य की प्रदर्शनी देखने जाएंगी। राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में भाग लेंगी और हरियाणा परिवहन में ई-टिकटिंग प्रणाली, निरोगी हरियाणा योजना सहित हरियाणा की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी। वे 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सिरसा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगी और कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज त्रिपुरा और कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति त्रिपुरा के उदयपुर में त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति अगरतला स्थित महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज का दौरा करेंगे, जहां वे आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर में भी दर्शन करेंगे। और वहीं रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग आज नई दिल्ली में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के एक CSR सम्मेलन के 4थे संस्करण का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रित परिजनों के पुनर्वास और कल्याण की दिशा में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया जाएगा। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष की एक नई वेबसाइट की भी शुरुआत करेंगे। राजनाथ सिंह सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के लिए इस वर्ष के प्रचार अभियान का गीत भी जारी करेंगे और साथ ही इस कोष में योगदान करने वाले प्रमुख लोगों को सम्मानित भी करेंगे। सम्मेलन में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में कई प्रतिनिधि भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू टेक्नोलॉजी पर होने वाला ये भारत का वार्षिक प्रमुख सम्मेलन है। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भू डिजिटल व्यवस्था
और इसके प्रभावों के संबंध में संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 3 दिन के सम्मेलन में प्रौद्योगिकी, सरकार, सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, डेटा, कानून, लोक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, अकादमिक और आर्थिक मुद्दों पर विश्व के प्रमुख बुद्धिजीवी अपने विचार रखेंगे और प्रौद्योगिकी तथा इसके भविष्य से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा भी की जाएगी। और वहीं 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस वर्ष का विषय है लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका। ये आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण सचिव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एबीयू एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। कोविड महामारी के बाद प्रसारण क्षेत्र में ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। इससे विदेशी प्रसारकों, विशेष रूप से आसियान देशों के साथ संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद है। और बात करते हैं एमसीडी चुनावों को लेकर। तो आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इसमें लक्ष्मी नगर वार्ड पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्योंकि यहाँ केवल 3 महिला उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में हैं। इसमें भाजपा, आप और कांग्रेस की महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। किन मुद्दों को लेकर ये उम्मीदवार जा रहे हैं लोगों के बीच और क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के लक्ष्मीनगर वार्ड में 3 महिलाओं के बीच मुख्य मुकाबला हो रहा है। कौन है ये महिलाएं, आइए जायजा लेते हैं। परिसीमन से पहले यह सीट सामान्य हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद इसे महिला आरक्षित कर दिया गया है। लक्ष्मीनगर वार्ड पर भाजपा की ओर से अलका राघव चुनावी मैदान में है। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं ये सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि पहले जो एमसीडी थी वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में थी। तो दिल्ली सरकार ने 5 साल हमें 1 भी रुपया फंड नहीं दिया, जिसके चलते हमने सफाई व्यवस्था हो या पार्कों की व्यवस्था, वो हमने अच्छी तरीके से जो हमारे उसमें थी वो हमने करवाई। लेकिन गलियाँ और नालियाँ दोनों चीज़ों के लिए फंड नहीं था, इसीलिए पूरे लक्ष्मीनगर में गलियाँ और नालियाँ नहीं बन पाई। इसी मुद्दे को लेकर हम आज एमसीडी में ज़मीन पर उतरे हैं कि अब जो एमसीडी है वो केंद्र के अंडर में है। एमसीडी को 1 कर दिया गया और केंद्र को दे दिया गया, तो अब हमें कोई फंड की दिक्कत नहीं होगी। स्मूथली तरीके से हम लोग एमसीडी चलाएंगे। आम आदमी पार्टी से मीनाक्षी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, एमसीडी का जो बेसिक मुद्दा है और जो सबसे मेन काम है वो है साफ़ सफाई का। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो साफ़ सफाई का है और हमारा प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले आकर अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा बनाए। ये जो टूटी सड़कें उनको बनवाया जाए। और हमारे यहाँ पर जो पार्क हैं, यहाँ पर बहुत सारे एमसीडी के पार्क हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत के अंदर है। तो आकर हमें अपने पार्कों को सुधारना है, एमसीडी के स्कूलों को सुधारना है, एमसीडी की जो डिस्पेंसरीज हैं उनको भी सुधारना है और जितने भी एमसीडी के काम हैं उनको बेहतर से बेहतर तरीके से करना है। कांग्रेस की ओर से सुनीता धवन चुनावी मैदान में है। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा नाम सुनीता धवन, वार्ड नंबर 203 से मुझे कांग्रेस की उम्मीदवार चुना गया है और मैं लोगों की समस्याओं के लिए इस वार्ड से उनकी देखभाल के लिए, अपनी जीत के लिए आश्वस्त इसलिए होना पड़ा क्योंकि हम जहाँ जहाँ राउंड पे जा रहे हैं सबकी समस्या यही है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, राशन कार्ड नहीं बन रहे। लक्ष्मीनगर वार्ड पर क्या हैं चुनावी मुद्दे, बात करते हैं मतदाताओं से। सर, इस बार क्या हैं चुनावी मुद्दे? वोट तो उसको देंगे जो भी आदमी विकास करता है। इलाके की समस्या को देख रहे हैं कि साफ सफाई का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, कुछ बन रही हैं, कुछ बनाने की वादे हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट अच्छा काम करेगा उसके लिए हम जनता पूरी तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। हम तो अच्छा चाहते हैं कंडक्टर जो कि हमारी नालियाँ बनवाए, सड़कें बनवाए, तो उसी को वोट देंगे। जो अच्छा काम करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा। जो हमारे जो नगर है इसकी साफ सफाई करे अच्छी तरह से
और जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह और जो है अपने पेड़ पौधे वगैरह जो कटिंग वटिंग इस तरह के काम करे, इस तरह का होना चाहिए और जो है अपने हमारे देश के लिए काम करे। दिल्ली नगर निगम के लक्ष्मीनगर वार्ड पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। यहाँ एक तरफ जहाँ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ भाजपा और तीसरी तरफ कांग्रेस की महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। क्षेत्र की जनता किसे अपना नेता चुनती है, यह तो आने वाली 4 दिसंबर ही तय करेगी। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और सहयोगी गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश का रुख करते हैं। गिरीश, काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव की तैयारियां क्या कह रही हैं और साथ ही माहौल क्या नजर आ रहा है आपकी बार, जो मुद्दे हैं वो कितने प्रभावी नजर आ रहे हैं? देखिए गौरव, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। आगामी 4 दिसंबर यानी रविवार को दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान होना है और 7 दिसंबर को मतगणना हो रही है। तमाम राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तमाम उम्मीदवार घर घर जाकर अपने क्षेत्र के मतदाताओं से मिल रहे हैं ताकि उनके फेवर में वोटिंग हो सके। तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की जनता इसे किससे अपना जनाधार सौंपती है। हालांकि अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दलें जो है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो भी प्रचार में जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली में नहीं दिखाई दिए हैं, हालांकि उनकी जगह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस के लोग भी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि आज दिल्ली में भाजपा का मेगा शो है। मेगा शो इसलिए है क्योंकि 32 नेता जो हैं वो करीब 100 से ज़्यादा सभाओं के अंदर, प्रचार के अंदर पहुंचेंगे। उसके अंदर अगर बात की जाए तो कई कैबिनेट मंत्री भी हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। चाहे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की बात की जाए, चाहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बात की जाए, चाहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात की जाए, तो इसी तरह से कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली नगर निगम के चुनाव के अंदर अलग अलग वार्डों के अंदर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। तो जितना चुनाव नजदीक आ रहा है उतनी ही सरगर्मियां दिल्ली के अंदर तेज हो रही हैं। राजनीतिक गलियारे के अंदर कहीं ना कहीं उठापटक ज़्यादा दिखाई दे रही है और लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस बार हर किसी की नज़र बनी हुई है कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो रहा है। क्योंकि पहले अगर की बात की जाए तो पहले दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करती थी, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। लेकिन इस बार परिसीमन के बाद इसे एक कर दिया गया है। 250 सीटों के लिए मतदान होना है 4 दिसंबर को और 1349 अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, और ओवैसी की पार्टी ने भी अपने इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं, तो मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है। गिरीश, लेकिन इन तमाम MCD से जुड़े अपडेट्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। खबरें और भी आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं। काशी तमिल संगमम के इस महोत्सव में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग और शिक्षा मंत्रालय की भारतीय भाषा समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। ये कार्यशाला भारतीय भाषाओं के एक दूसरे के अंतर संबंध पर थी, जिसमें तमिल सहित अन्य भारतीय भाषाओं की समृद्धि पर बात हुई। देखिए, ये संगोष्ठी काशी तमिल संगम के नाम पर जो हो रही है बहुत महत्वपूर्ण बात है और पुरानी परंपरा में इस तरह के संगम हुआ करते थे। तो परिषद में विद्वान बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे। आज की नई पीढ़ी को पुरानी जो परंपराओं का परिचय देना और नए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में तो उनको तैयार करना और आत्मनिर्भर भारत की ओर, स्वयं समृद्ध भारत की ओर तो ले जाना, तो ये इस संगोष्ठी की उपलब्धि होगी। ये एक एक्सचेंज कार्यक्रम है। तमिल के लोग यहाँ आ रहे हैं और हिंदुस्तान को समझ रहे हैं, ख़ासतौर पे काशी में हिंदी को समझ रहे हैं और काशी में और बहुत सी भाषाएं हैं, तो उनका आपस में मिलना जुलना, इंटरेक्शन हो रहा है। और भारतीय संस्कृति से, जैसे कि यहाँ पर गंगा है, यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो एक भक्ति का भी एकीकरण है, भाषाओं का भी एकीकरण है। मैं समझता हूँ कि भाजपा सरकार ये जो है एक बड़ा काम कर रही है
और उसी दिशा में हम लोग भी चाहते हैं कि दक्षिण की भाषाओं से हिंदी का एक संबंध बने, संबंध का सुधार हो, अंतर संबंध हो, जो अंतर संबंध मजबूती से बन नहीं पा रहा है, उसी की एक ठोस कोशिश हम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं इफ्फी से जुड़ी हुई। तो रंगारंग समारोह के साथ गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में तमाम फिल्मों और निर्देशकों को सम्मान मिला। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह में मौजूद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन जो परिस्थिति से जुड़ा हुआ तंत्र है उसका निर्माण करना है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद थे। समारोह के दौरान तमाम फिल्मों और निर्देशकों को सम्मानित किया गया। वैलेंटिना मारेल को उनकी फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा लॉव डियाज को व्हेन द वेब्स आर गॉन के लिए विशेष ज्यूरी का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार मिला। इससे पहले समापन समारोह के दौरान फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और मानुषी छिल्लर को भी समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिरंजीवी ने फिल्म जगत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसके आजीवन ऋणी रहेंगे। I wish to thank IFFI and Government of India for giving me this wonderful award, a great honor. Few recognitions will have a special, and this award is one such. And on this occasion, I would like to say my heartfelt gratitude to our beloved Prime Minister जी। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इफ्फी ने न केवल हमारा मनोरंजन किया है बल्कि हमें शिक्षित भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन पारिस्थितिक तंत्र और भविष्य के लिए तैयार उद्योग का निर्माण करना है। Our goal is to build an enriching filming ecosystem in India and a future-ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इफ्फी के आयोजन को लेकर के विशेष आभार जताया। Carrying our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of making India's Vishwaguru, in my opinion, IFFI is a great ambassador for India. Modi ji's constant endeavor in serving the nation has earned him the special place in the heart and soul of every Indian। इफ्फी ने इस बार 282 से ज्यादा फिल्मों को दिखाया। लगभग 35,000 मिनट की स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान क्षेत्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को देखने का अनुभव लोगों को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 53वें इफ्फी के समापन समारोह के अवसर पर इजरायली टेलीविजन सीरीज फौडा की टीम से मुलाकात की। इनमें मशहूर इजरायली अभिनेता लियोर रज और फौडा के लेखक एवी इस्साकोरोफ शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारत और इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक व्यापक किए जाने की संभावनाओं का उल्लेख किया। अनुराग ठाकुर ने अभिनेता लियोर रज के साथ फौडा की वैन पर कुछ एक्शन भी दोहराए। ध्यान रहे कि फौडा के चौथे सीजन का प्रीमियर 53वें इफ्फी के दौरान 27 नवंबर को हुआ। ये सीजन नेटफ्लिक्स पर 2023 में लॉन्च होगा।
India has a lot of stories to tell. Both the countries are good in the technology sector and the startup sector. So I think we see a lot of possibilities to come together and do the collaborative productions at various levels. भारत पाक सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर के चाहरपुर के पास पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध ड्रोन को गिरा दिया। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध ड्रोन की भनभनाहट सुनी, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग कर संदिग्ध ड्रोन को रोकने की कोशिश की। ड्रोन को गोली लगने से वह जमीन पर गिर गया। वहीं पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। और वहीं उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कल रात दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 2 डिग्री कम था। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में दिसंबर के पहले सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। आज सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी पारा लगातार गिर रहा है। वक्त ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। खबर चीन से, जहां कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पेइचिंग और शंघाई सहित कई बड़े शहरों में फैल गए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शून्य कोविड नीति के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारी पेइचिंग में भी इकट्ठा हुए। शंघाई में दूसरी बार प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और लॉकडाउन समाप्त करने की मांग की। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि कोविड को नियंत्रित करने का देश का अभियान सफल रहेगा। कोविड नियंत्रण के उपायों के विरोध में सैकड़ों लोगों के विरोध में सड़कों पर उतरने के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थानीय लोगों को भी अगर बात की जाए तो प्रदर्शनों में शामिल होने की वजह से अधिकारियों ने शंघाई की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चीन से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग ले रहे लोगों को हिरासत में नहीं लेने का आग्रह किया है। और अब बात कारोबार की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों को लेकर विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें पूरी कर ली हैं। इसमें व्यक्तिगत आयकर में कटौती, रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम तैयार करने, अर्थव्यवस्था को गति देने को लेकर खर्च बढ़ाने तथा कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए हैं। वित्त मंत्री बजट पर मंथन को लेकर अब तक 8 दौर की चर्चा में शामिल हुई हैं। इसकी शुरुआत 21 नवंबर से उद्योग जगत के साथ बैठक से हुई। वहीं सोमवार को अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श के साथ इसका समापन हुआ। और आइए खबरें देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक से। और स्पोर्ट्स ट्रैक में सबसे पहले बात फीफा विश्व कप की। तो 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने लगातार दूसरी जीत के साथ फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में स्थान बना लिया। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के बाद ब्राजील के 2 मैचों में 6 अंक हैं, वहीं स्विट्जरलैंड के इतने ही मैचों में 3। इस मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने शानदार डिफेंस दिखाते हुए पहले हाफ में ब्राजील को गोल करने नहीं दिया। दूसरे हाफ के अधिकांश समय तक ब्राजील गोल करने का असफल प्रयास करती हुई दिखाई दी। हालांकि 83वें मिनट में रोड्रिगो के पास कैसिमीरो ने शानदार गोल कर ब्राजील को 1-0 से जीत दिलाई। इस मुकाबले में ब्राजील अपने स्टार स्ट्राइकर नेमार के बगैर उतरा था। नेमार चोट के कारण 2 मैचों के लिए टीम से बाहर है।
और पुर्तगाल ने भी शानदार जीत के साथ विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। सोमवार की देर रात खेले गए मुकाबले में पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। पहले हाफ के गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ में पुर्तगाल की टीम ज्यादा आक्रामक नजर आई। 54वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस गोल करके टीम को 1-0 से उन्होंने आगे कर दिया। इसके बाद दूसरा गोल मैच के अंतिम पलों में पेनल्टी के जरिए हुआ। ब्रूनो फर्नांडिस ने इस पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 2-0 से जीत दिला दी। इस जीत के साथ पुर्तगाल ने ग्रुप एच में 2 मैचों में 6 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 16 में प्रवेश किया। तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में पुर्तगाल का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। और कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में एक और चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिला। ग्रुप एच में घाना ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। वहीं हार के बाद कोरियाई टीम की राह मुश्किल हो गई। मैच 24वें मिनट में मोहम्मद सालिसू ने गोल कर घाना को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद मोहम्मद कुदूस ने 34वें मिनट में घाना के लिए दूसरा गोल किया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों की ओर से जबरदस्त खेल देखने को मिला। कोरियाई टीम ने 3 मिनट में 2 गोल दाग स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। हालांकि 68वें मिनट में मोहम्मद कुदूस ने मैच का अपना दूसरा और घाना का तीसरा गोल कर टीम को 3-2 से आगे कर दिया। मैच के अंतिम पलों में कोरिया को कॉर्नर नहीं मिलने से टीम के कोच पाओलो बेंटो मैदान पर आ गए और रेफरी का विरोध करने लगे। इस पर रेफरी ने कोच बेंटो को ही रेड कार्ड दिखा दिया। अब अगले मैच में वे कोरिया को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर मौजूद नहीं होंगे। और वहीं कैमरून और सर्बिया के बीच खेला गया ग्रुप जी का मुकाबला 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस मैच के 29वें मिनट में कैमरून ने हमला बोला और जीन चार्ल्स कैस्टेलेटो ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि इसके बाद सर्बिया ने आक्रामक रुख अपनाया और पहले हाफ के अतिरिक्त समय में 2 गोल कर दिए। दूसरे हाफ में कैमरून ने जोरदार वापसी की और एक के बाद एक 2 गोल करके मुकाबले को 3-3 की बराबरी पर ला दिया। फिलहाल मुकाबला 3-3 से बराबर चल रहा है। इस मैच के बाद कैमरून ग्रुप में तीसरे और सर्बिया चौथे स्थान पर बना हुआ है। फीफा विश्व कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप ए में इक्वाडोर का सामना सेनेगल के साथ। दोनों टीमों की कोशिश इस मैच को जीतकर अंतिम 16 में स्थान बनाने की होगी। नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए इक्वाडोर को इस मुकाबले को केवल ड्रॉ कराने की जरूरत है। कतर को हराने के बाद ग्रुप ए में नीदरलैंड्स के बाद दूसरे स्थान पर है। टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या प्रमुख स्ट्राइकर वेलेंसिया की चोट है। दूसरी तरफ 3 अंक के साथ ग्रुप में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। अगले दौर में पहुंचने के लिए उन्हें हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। ग्रुप ए के एक अन्य मैच में शीर्ष पर चल रहे नीदरलैंड के सामने मेजबान कतर की चुनौती होगी। नीदरलैंड का इरादा बड़े अंतर से मैच जीतकर अंतिम 16 में जगह बनाने का होगा। टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है। नीदरलैंड्स के लिए एक ड्रॉ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। डच टीम 4 साल पहले विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ कतर की टीम पहले ही 2 हार के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। देर रात 2 कट्टर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड और वेल्स की टीम अपने अंतिम ग्रुप मैच में आमने सामने होंगी। ग्रुप बी में शीर्ष पर चल रहे इंग्लैंड की नजर भी अंतिम 16 पर होगी। कतर में खिताब के दावेदारों में शामिल इंग्लैंड की टीम को नॉकआउट में जगह सुनिश्चित करने के लिए वेल्स के विरुद्ध सिर्फ 1 अंक हासिल करने की जरूरत है। इंग्लैंड की टीम हालांकि हार के बावजूद अगले दौर में जगह बना सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने गोल अंतर को बेहतर रखना होगा। वेल्स की टीम अंक तालिका में अंतिम पायदान पर और उसने 2 मैच में सिर्फ 1 अंक जुटाया है। और वहीं ग्रुप बी में ही ईरान और अमेरिका भी एक दूसरे से भिड़ती दिखाई देंगी। नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा। ईरान 3 अंकों के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। टीम ने पिछले मुकाबले में वेल्स को 2-0 से हराने में सफलता पाई थी। दूसरी तरफ अमेरिका के ग्रुप में 2 अंक हैं। उनके पिछले दोनों मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए थे। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के जोधपुर में, जहां स्थित है मेहरानगढ़ का किला। ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किला
एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो कि धरातल से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण साल 1460 में मारवाड़ के राजा राव जोधा ने करवाया था। देखिए। दोपहर की तेज धूप में चमकती राजस्थान की रेतीली जमीन और उससे भी तेज चमकती यहाँ की संस्कृति, जिसमें एक अहम भूमिका निभाता है राजस्थान की सूर्य नगरी यानी जोधपुर में बसा हुआ मेहरानगढ़ किला। ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो कि धरातल से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण साल 1460 में मारवाड़ के राजा राव जोधा ने करवाया था। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस है जो विशेषता जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए एक घुमावदार रास्ता है। इस किले में 7 द्वार है जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मेहरानगढ़ किला पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बसे होने के कारण राजस्थान राज्य के सबसे खूबसूरत किलों में से एक माना जाता है। यह किला प्राचीन कला, वैभव, शक्ति, साहस, त्याग और स्थापत्य का अनूठा नमूना पेश करता है। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम है। इनमें से सबसे खास है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलह खाना और दौलत खाना। इन महलों में भारतीय राजवंशों के साज सामान का विस्मयकारी संग्रह भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत, पोशाकों व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी देखने को मिलता है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के इतिहास को खुद में समेटे एक अलग पहचान बनाए खड़ा हुआ है, जिसे देखने के लिए साल भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें सिनेमा जगत से। और सिनेमा इस हफ्ते में आज हम बात करेंगे साउथ सिनेमा की नई फिल्म फॉल की, जिसका हिंदी ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में तमिल की मशहूर अदाकारा अंजलि मुख्य किरदार में नजर आ रही है। साउथ सिनेमा आजकल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है। अब इसी सीरीज में नाम जुड़ गया है फॉल का। फॉल एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म का ट्रेलर भी काफी रहस्यमयी और दिलचस्प नजर आ रहा है। फिल्म में तमिल की मशहूर अदाकारा अंजलि मुख्य किरदार में है। फिल्म में अंजलि एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही है जो एक बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और जिसके बाद उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। जैसे जैसे उसके करीबियों के राज ट्रेलर में खुलते दिख रहे हैं, फॉल एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह आगे बढ़ती नजर आएगी और साथ ही एक इमोशनल कंटेंट भी देखने को मिलेगा। इस फिल्म में SPB चरण, सोनिया अग्रवाल और संतोष प्रताप भी अपने दमदार अभिनय का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ रामास्वामी ने किया है। दर्शकों को इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है और साथ ही फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की भी काफी तारीफ की जा रही है। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 9 दिसंबर को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और जिस तरह से हमारी रवायत है, वक्त तो चला है कि आपसे हम विदा लें, लेकिन जाने से पहले आप कुछ दिखाना चाहेंगे गौरव? बिल्कुल। फ्रांस के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में जैव विविधता को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संग्रहालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीवों की मौजूदगी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितनी आवश्यक है। नया सवेरा के इस अंक में इतना ही, और जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं इसकी कुछ झलकियों के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब